नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को मालूम है फरवरी में एग्ज़ाम है 8 तारीख को। उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 2 एसएसटी के लिए। कई साथियों का मुझे मैसेज मिला कि सर एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 इस एनसीईआरटी को पढ़ा दीजिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे या क्यूज़ करेंगे या जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसको करेंगे। मुझे भी लगा क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया जाता है, मुझे भी लगा कि एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ा देना चाहिए। देखिए, तो हमने क्या किया है कि एनसीईआरटी की किताबों से जो-जो पॉइंट महत्वपूर्ण है, यानी एक नोट्स टाइप में आपके लिए है। जो-जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतलब जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे पॉइंट को मैंने लिखा है यहाँ पे आपके लिए। एमसीक्यू नहीं है, एक नोट्स टाइप में है, एक समरी है, एक वन लाइनर टाइप में है आपके लिए। इस ये पहला पार्ट है, हिस्ट्री का है, क्लास 6, 7, 8 हिस्ट्री मतलब इतिहास का हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, तभी इसका पार्ट 2 आएगा। आपका प्यार मिलेगा तभी पार्ट 2 आएगा, वरना ये वीडियो यहीं रुक जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और बताइएगा कैसा है। आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। ये सभी जो भी पॉइंट लिखे हैं, सभी एनसीईआरटी से लिखे हैं, कहीं बाहर से नहीं है लिखे हैं। पहले ही क्लास 6 के पहले ही चैप्टर में जब आप देखेंगे, तो इंडिया शब्द की बात हुई है कि देश का नाम कैसे पड़ा, तो इंडिया की उत्पत्ति इंडिया शब्द यानी इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हदोस या इंदोस कहा है। ठीक है ना? और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया नाम दिया। बात समझ में आ रहा है? इंडिया की उत्पत्ति कैसे हुई? इंडिया की उत्पत्ति इंडिया शब्द इंडस से आया है, ठीक है ना? जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु नदी लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से आने वाले जो यूनानी थे और ईरानी थे, इन्होंने सिंधु नदी को हदोस या इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया नाम दिया। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। देखिए, वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा, आपको जितनी भी बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आप ही का फीडबैक ये वीडियो पार्ट 2 लाने में मदद करेगा। भारत का नाम, नाम का प्रयोग, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत जो शब्द है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इसी समूह का उल्लेख संस्कृत की लगभग 3500 वर्ष पुरानी आरंभिक एक कृति है, एक किताब है, नाम है ऋग्वेद, ऋग्वेद में मिलता है। भारत शब्द का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था और इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद जो 3500 वर्ष पुरानी कृति है, लिखावट है, ठीक है ना? उसके बाद उसी पाठ में जब आप आगे बढ़ते हैं, कहता है अतीत की जानकारियाँ हमें कैसे प्राप्त होती है। तो देखिए, जानकारी प्राप्त करने का जो तरीका है, अतीत की जानकारी का एक तरीका हाथ से लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना भी है, जिसे पांडुलिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। तो पहले पांडुलिपि से भी हम अपने अतीतों के बारे में जान सकते हैं। और कैसे हम जान सकते हैं? तो देखिए, पांडुलिपियां अक्सर ताड़पत्रों पे लिखी जाती है। किस पे लिखी जाती है? ताड़पत्रों पर। यह हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर भी लिखी मिलती हैं। हम पांडुलिपियों को दो तरीके से लिखते हैं, एक तो ताड़पत्रों पे और एक भुर्ज के पेड़ से निकले गए छाल, जिसे भोजपत्र कहते हैं, उस पे मिलता है। ठीक है ना? बात करें और कहाँ हमें प्राप्त होती हैं, तो देखिए, कुछ स्थान विशेषों पर भी हमें अपने अतीतों के बारे में जानकारी मिलती है। ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपि जो हाथों से लिखी गई हैं, वर्षों पुरानी, वो कहाँ प्राप्त होती हैं? मंदिरों और बिहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, राजा के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर विशेष चर्चा मिलती है। ठीक है ना? और जो पहले के लोग थे, आम लोग थे, उनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे उस समय, ठीक है? उसके बाद
बात करें अभिलेख, आपने जाना कि पांडुलिपियों पे कैसे मिलते हैं हमारे अतीत की जानकारी। अब अभिलेखों से कैसे हम अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं? तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते थे। और भी हम तो एक तो अभिलेख से जान सकते हैं, दूसरा पांडुलिपि से जान सकते हैं, तीसरा पुरातत्वविद से भी जान सकते हैं। वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है ना? पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष जो कुछ बच गए हैं, खंडहर टाइप चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या रहन सहन था, इसकी जानकारी मिलती है। अब उसी पाठ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रारंभिक मानव के बारे में चर्चा हुआ है कि प्रारंभिक मानव कैसे रहते थे। तो जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले आ रहे थे, जो आरंभिक मानव, ठीक है ना, जो आरंभिक मानव थे वो इस महाद्वीप में कितने साल पहले रहा करते थे? 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम इन्हें आखेटक कहते हैं या खाद्य संग्राहक कहते हैं, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से जाना जाता है। यानी वो आखेटक यानी शिकार करके अपने भोजन को इकट्ठा करते थे, इसलिए उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियों को इकट्ठा करते थे। ठीक है ना? पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। वो पत्थर के औजार बनाते थे और उसी औजार से जो पौधे के जड़ें हैं जो खाने लायक हैं उनको खोद के निकालते थे, और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी पत्थरों के ही औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है ना? लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। जो आदि मानव, जो पुराने यानी पहले के जो खाद्य संग्राहक रहते थे वो गुफाओं में रहते थे, और ये गुफाएं हमें कहाँ प्राप्त हुई हैं? नर्मदा घाटी के पास। पूरा स्थल इस स्थल पूरा स्थल किसको कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तनों और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पूरा स्थल कहते हैं। अब बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर, यानी पत्थरों का युग पूरा पाषाण काल कहलाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। यानी आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं यानी 99% कहानियां इसी काल के दौरान घटित हुई, इसलिए इस काल के उपकरण सरल थे। ठीक है ना? मध्य पाषाण युग, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिस काल में हमें, देखिए, पूरा पाषाण में 99% घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। मध्य पाषाण युग में पर्यावरणीय बदलाव हैं मिलते हैं, इसे मेसोलिथ यानी पूरा पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़िए।
प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको और इंटरेस्टिंग बातें मिलते जाएंगी, इम्पोर्टेंट बातें समझ में आने लगेंगी। नवपाषाण युग की अगर हम बात करें तो अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कौन था? कुत्ता था। ठीक है ना। कुत्ते का ही जंगली पूर्वज था जिसे सबसे पहले पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ठीक है ना। नवपाषाण युग की जो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था वो चताल हार्युक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ यहाँ पे लाई जाती थी। कहाँ पे? चताल हयुक तुर्की में है एक जगह। इस काल में लोगों ने अस्थायी गांव बनाकर रहना शुरू किया और पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। सवाल पूछा जाएगा कि अस्थायी गांव बनाकर रहना कब से शुरू किया गया, तो आपको याद रखना है नवपाषाण युग में। कब? नवपाषाण युग में। कुत्ते को पालतू बनाया गया किस युग में? तो नवपाषाण युग में। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ते को बनाया गया। ध्यान रखिएगा। खेती और पशुपालन की बात करें तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। जब लोग पौधे उगाने लगे, जानवरों की देखभाल करने लगे, तो कहा जाने लगा कि अब बसने की यानी रहने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले लोग घुमंतू हुआ करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। ठीक है ना। बात करें बुर्ज होम की तो बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पूछा जाए बुर्ज होम कहाँ होता था तो वर्तमान के कश्मीर में। और गर्तवास किसे कहते थे? तो ऐसा स्थान जो ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद के बनाया जाए और उतरने के लिए सीढ़ियाँ हो, ठंड के मौसम में सुरक्षित रखने के लिए गर्तवास का निर्माण होता था। ठीक है ना। आगे बढ़ें अगर फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर, हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत में और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। सवाल पूछा गया था 2024 या 23 में, आप ध्यान से देखिएगा। एसएसटी के पेपर में पूछा गया था भारत के किन किन स्थानों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, या हड़प्पा सभ्यता भारत के किन किन स्थानों में था। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांत में मिले हैं। ध्यान रखिएगा। इन्हीं सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि सभी हड़प्पा के स्थलों से मिले हैं। ठीक है ना। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, इस सभ्यता में कृषि, पशुपालन मुख्य आर्थिक आधार थे, जिसमें गेहूं, जौ और दालें जैसी फसलें उगाई जाती थीं और मवेशियों व अन्य जानवरों को पाला जाता था। पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन किस किस की खेती करते थे? तो गेहूं, जौ और दलहन की। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। उसी में मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानगार कहा है। महास्नानगार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। ठीक है ना। यह संभवतः किसी विशेष सार्वजनिक अनुष्ठान या समारोह के लिए प्रयोग किया जाता था। अगर उसी में कुछ स्थल और मिले, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है? अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो
लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है ना। महत्वपूर्ण समय रेख, अब इसको भी थोड़ा सा समझते चलते हैं। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है, जहां खेती और पशुपालन की शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। खेती और पशुपालन के शुरुआती प्रमाण कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ वर्तमान के पाकिस्तान और बलूचिस्तान में स्थित है। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ, मतलब लगभग 2700 ईसा पूर्व। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले, यानी 3900 साल पहले हुआ, लगभग 1900 ईसा पूर्व। ठीक है ना। इन नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ, यानी 500 ईसा पूर्व हुआ। कच्चे माल की खोज कैसे होती थी, आइए बात करें। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे यानी कॉपर के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु टीन है, इसकी आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ध्यान रखिएगा, कांसा बनाने के लिए कॉपर को और टीन को मिलाया जाता है, तब कांसे का निर्माण होता है। बात ध्यान रखिएगा, कांसे के लिए तांबे और टीन मिलाई जाती हैं, तब कांसा बनता है। और यही तांबा और टीन राजस्थान से आते थे। कहाँ से आते थे? राजस्थान से। तांबे का आयात राजस्थान से होता था और टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात भारत के आधुनिक कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ध्यान रखिएगा, इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए, हड़प्पा वासियों ने व्यापारिक बस्तियां उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित की थी ताकि मध्य एशिया से व्यापार और आसान हो सके। ठीक है ना। सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का अंत आखिर कैसे हुआ? आपके एनसीईआरटी की किताब के आधार पे ये बातें लिखी गई हैं। तो देखिए, कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, इसलिए सभ्यता का अंत हो गया। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इस कारण से सभ्यता का अंत हो गया था। ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, लकड़ियों की। ठीक है ना, इसलिए सभ्यता का अंत हुआ। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, इसलिए इस सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हो सकता है, सभी में तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना। फ्रेयंस की बात करते हैं। एक प्रकार का ये कृत्रिम पत्थर है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन जो फेयंस होते हैं वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उनके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इसी चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेंस फ्रेंच का उपयोग आभूषण, मन के और मुहरे बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है। अब उसी पाठ में जब आप आगे जाएंगे तो ऋग्वेद की बात होती है। तो ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, आप सभी जानते हैं वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और सबसे नवीन यानी नया अथर्ववेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ठीक है ना। 1028 सूक्त हैं। ध्यान रखिएगा, कितनी? 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। ठीक है ना। सूक्त का मतलब होता है जो सुना जाए, जो सुन के याद किया जाए, और इन्हीं सूक्तों को ऋचा ऋचा या मंत्र कहा जाता है। ठीक है ना। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद लिखी गई थी वो वैदिक संस्कृत में लिखी गई थी। वेदों को सुना और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। इसीलिए वेदों का दूसरा नाम है श्रुति। जिसे सुना जाए उसे श्रुति कहते हैं। वेदों का अन्य नाम क्या है? श्रुति। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है,
जिसमें देवताओं की प्रार्थना और आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में चर्चा हुई है। बात समझ में आ रहा है? अब बात कर रहे हैं महापाषाण युग की। तो देखिए, महापाषाण, शिलाखंड, महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लग देखिए, महापाषाण जो बड़े पत्थर का युग था, जिसमें बड़े 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 पत्थरों का इस्तेमाल होता था। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर से प्रचलित थी। अब आप ही के पाठ में जनपद के बारे में चर्चा किया गया है कि जनपद क्या है। तो देखिए, जनपद शब्द का अर्थ है जन के बसने की जगह, यानी लोगों के रहने की जगह को जनपद कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख स्थल थे। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक है ना? इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पाव के नाम से जानते हैं, चित्रित धूसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? चित्रित धूसर बर्तन कहाँ मिले? तो जनपदों में मिले। ठीक है। अब बात कर रहे हैं महाजनपद की। तो देखिए, करीब 2500 साल पहले की बात है। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जनपदों में ही जो महत्वपूर्ण जनपद थे, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 भाग, यानी 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। जो महाजनपद में लगाए गए कर थे, उनको क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। कृषि में कैसे परिवर्तन हुए? आपके एनसीईआरटी का किताब क्या कहता है? आइए, कृषि में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहला हल और दूसरा फाल। ठीक है ना? हल के जो फाल थे वो लोहे के बनने लगे। पहले लकड़ी के हुआ करते थे। अब कठोर से कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में हलों के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेती में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की पौधा तैयार कर उन्हें रोपण शुरू किया गया। ठीक है ना? अब उसी पाठ में बात हुआ है मगध का। तो देखिए, मगध के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गंगा और सोन नदी जैसे नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध पटना के आसपास का क्षेत्र था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। बिहार में राजगृह, जो आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, को राजधानी बनाया गया। मगध एक आपके इसी एनसीईआरटी की किताब में, हिस्ट्री में, बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में चर्चा हुई है। बुद्ध की कहानी है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ। ठीक है ना? जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित क्षत्रिय थे। ज्ञान की खोज, उन्होंने युवा अवस्था में ज्ञान की खोज में घर को छोड़ दिया। और जब बुद्ध घर को छोड़ते हैं तो बौद्ध धर्म में उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महाभिनिष्क्रमण के नाम से। ठीक है ना? बुद्ध के घर को छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और जब सिद्धार्थ को बिहार के बोध गया में, गया जी जिले में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से उन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तपस्या और उपदेश के बारे में, तो उन्होंने बोध गया, जो बिहार में है, जो वर्तमान में गया जी के नाम से जाना जाता है जो जिला, वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। और पहला उपदेश उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। शिक्षा की अगर बात करें तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों के लिए
प्राकृत भाषा में दी। किसमें? प्राकृत भाषा में। बुद्ध ने तृष्णा शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने इस लिप्सा यानी तीव्र इच्छा को तृष्णा कहा। ठीक है ना? जो इच्छा कभी समाप्त न हो, ऐसे को भगवान बुद्ध ने तृष्णा कहा। और फिर वहीं से वाराणसी के सारनाथ से अपने ज्ञान का प्रारंभ करते हुए अंत में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उन्हें कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और उसी शरीर त्यागने को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध ने जब अपने शरीर को, अपने देह को त्यागा, शरीर को छोड़ा, तो उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ध्यान रहेगा आपको, घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण और शरीर त्यागने को यानी मृत्यु प्राप्त होने को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म तीर्थंकर क्या होते थे? तो 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए। अपने विचारों का प्रसार उन्होंने किया। बौद्ध धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान जैन थे, यानी महावीर थे। ठीक है ना? वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और 12 वर्ष तक कठोर और एकाकी जीवन व्यतीत किए और तपस्या किए। उन्होंने वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। उनसे संबंधित और जानकारियां आप ध्यान रखिएगा। बुद्ध और महावीर दोनों ही एक ही समय यानी 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु के समकालीन वो थे। गढ़ या संघ दोनों ही गढ़ समूह या संघ से संबंधित थे। कुषाण राजा, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, जिसने लगभग 1900 साल पहले शासन किया और बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। उसी समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। ह्वेनसांग ने नालंदा, जो बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जो उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र हुआ करता था। उपनिषद किसे कहते हैं? तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा होते थे उपनिषद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर सीखना। ठीक है ना? अब भगवत गीता की बात करें तो हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, जिसमें कुल 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। इन्हें महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। किस पर्व से लिया गया है? भीष्म पर्व से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैन धर्म का मतलब होता है, जैन शब्द का मतलब जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जो अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ले, उन्हें जैन कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ध्यान रखिएगा। अब संघ की बात करें, संघ क्या था? तो देखिए, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। अब साम्राज्य की बात की गई है आपके उसी एनसीईआरटी की किताब में कि हम जिन शेरों के चित्र रूपियों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की, जो चाणक्य के मंत्री जो चंद्रगुप्त के मंत्री रहे, चाणक्य। ठीक है ना? जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी आप जानते थे। जब एक परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश। और उन्हीं वंश में बात करते हैं मौर्य वंश की। तो देखिए, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए: चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक।
चंद्रगुप्त का बेटा हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने के उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 4600 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर? 4600 किलोमीटर लंबी है और 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर एक निगरानी के लिए क्या बने हुए हैं? बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है ना। आइए थोड़ा अशोक की चर्चा करते हैं। अशोक की चर्चा अभी आपने जाना, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है ना। ठीक है, तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे भी जाना है, अब समय हो गया है मेरा भी। बाकी स्कू बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें, तभी इसका पार्ट 2 आएगा, वरना ये वीडियो यहीं रुक जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।